जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का इंट्रोडक्शन। हिस्टोलॉजी सबसे पहले तो बात ये आती है कि हिस्टोलॉजी है क्या, जो हम हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो बेसिकली हिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? टिश्यू सेल्स का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कई सारी जो सेल्स होती है जब आपस में मिल रही होती हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। और एक ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू। जो पुराने बच्चे होंगे उनको तो 2-3 बार पढ़ा चुके हैं तो उन्हें तो समझ आएगा कि जब हम हिस्टोलॉजी में समझने के लिए आते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन चूंकि ऐसे हो रहा है, अगर आप बॉडी का निर्माण देखोगे कि बॉडी कैसे बन रही है, तो सबसे पहले एक सेल बनी, कोशिका, कोशिका के बाद टिश्यू बने, यानी कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी तो एक टिश्यू बना दिया, यानी मांस का एक टुकड़ा, मांस का एक टुकड़ा बना दिया। मांस का जब कई सारे मांस के टुकड़े आपस में मिले तो फिर क्या बना दिया? एक अंग बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया, जैसे लीवर, किडनी, फेफड़े, गुर्दे, ये सब बन गए, ऑर्गन बन गया एक। इनमें कई सारे टिश्यू मिल रहे थे, कई सारे टिश्यू आपस में जुड़ रहे थे, और टिश्यू में कई सारी सेल आपस में जुड़ रही थी। कई सारे जब अंग आपस में मिले तो फिर एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम। अब पूरे एक सिस्टम, एक होल सिस्टम का काम होता है, एक काम होता है उसको करना। जैसे मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम एक है, सिर्फ सांस लेना। कई सारे अंग उसमें काम कर रहे हैं, फेफड़े हैं, नलिका है, ग्रसनी है, फेफड़ों के अंदर ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन हैं, और वो आपस में मिलकर एक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायफ्राम है, क्या काम कर रहे हैं? श्वसन का, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अब उसके फलस्वरूप उसमें ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन को शरीर में भेजा जा रहा है, वो अलग प्रोसेस चल रही है। लेकिन ऑर्गन आपस में मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम मिलके एक काम कर रहा है, तो सिस्टम बन गया। और फिर कई सारे सिस्टम मिले आपस में, तो कई सारे सिस्टम जब आपस में मिल गए तो फिर एक क्या बन जाती है? आपकी बॉडी बनती है, एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। उसमें फिर बोन्स लगती हैं, उसमें फिर आपके ऑर्गन लगते हैं, सिस्टम काम कर रहे हैं, तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से फिर एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। इसमें से पूरी बॉडी से हम एक छोटे से पार्ट जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, उसका अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। नॉर्मल टिश्यू और एबनॉर्मल टिश्यू जितने भी होते हैं। नेक्स्ट करो, समझेंगे। हिस्टोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते क्या है कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यानी जब हम किसी टिश्यू के बारे में अध्ययन करने जाते हैं, किसी टिश्यू के बारे में पढ़ने जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट करो। हिस्टोलॉजी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द मिनट स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। एनाटॉमी का एक भाग होता है हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये तीनों पोर्शन एक होता है। और हिस्टोलॉजी में हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी दो सब्जेक्ट आते हैं, दो पोर्शन रहते हैं उसके, तो समझ आ जाएगा वो आगे चल के। तो उसी का एक पार्ट होता है जो कि किससे डील करते हैं? स्ट्रक्चर से, यानी बनावट से, कॉम्पोजिशन से, यानी कौन कौन चीजों से कॉम्पोजिशन उसका हो रहा है, मिलावट, किन किन चीजों का मिलान हो रहा है, और उसके बाद उसके फंक्शन से, यानी वो अब सब चीजें हो गई हैं तो फिर ये काम क्या करेंगे, उस फंक्शन से डील करते हैं। ठीक है। फिर आता है हिस्टोपैथोलॉजी, मींस अब दो नाम आते हैं, एक हिस्टोलॉजी और एक हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू, और हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है मींस द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, यानी कोई बीमारी ग्रसित अगर कोई टिश्यू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट करो। द पैथोलॉजिस्ट इज द रिस्पॉन्सिबल for the diagnosis of disease tissue is dependent on the technical skill of histotechnologist who prepare microscopic slide of species। दो बॉडी होती हैं, एक है टेक्नोलॉजिस्ट की जो कि आप है, और एक पैथोलॉजिस्ट की। पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो व्यक्ति एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने के बाद एमडी करता है पैथोलॉजी में, वो होता है पैथोलॉजिस्ट। और आप क्या है? टेक्नोलॉजिस्ट, जिसने टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ होता है। तो टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि पूरी स्लाइड तैयार करना, पूरी उसकी बेसिक चीजों को पूरा कंप्लीट करना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए रेडी करना। और पैथोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वो माइक्रोस्कोप देख के उसमें कौन सी बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करना। ये किसका काम होता है?
पैथोलॉजिस्ट का, ठीक है। फिर आता है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट स्टडी है प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मींस इन डायग्नोसिस टिश्यू एबनॉर्मलिटीज, बिनिंग्स और मैलिग्नेंट कंडीशन। हिस्टोटेक्नोलॉजी जो कंडीशन होती है सबसे बेहतरीन प्रोसेस है ये देखने की, क्योंकि टिश्यू के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं कैंसर को। किसी तरीके की ट्यूमर सेल्स तो नहीं है, किसी तरीके की कैंसर सेल्स तो नहीं है, ये हम हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में आप ये पढ़ोगे, जब आप मास्टर्स करने जाओगे तो आपकी थीसिस इसी से रिलेटेड रहेगी, कैंसर से रिलेटेड, तो समझ में आएगा। सबसे टफ और सबसे रिसर्च वाला जो सब्जेक्ट है वो हिस्टोपैथोलॉजी है। हिस्टोलॉजी सबसे, कितनी रिसर्च अभी हुई नहीं है उसमें, रिसर्च चल रही है, जितना चाहो आप उतना रिसर्च कर सकते हो। तो वो कंडीशन बताता है या तो बिनिंग कंडीशन हो या मैलिग्नेंट। बिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज और मैलिग्नेंट का होता है बहुत ज्यादा गंभीर स्टेज। बिनिंग मतलब शुरुआती स्टेज, मैलिग्नेंट मतलब गंभीर स्टेज, दोनों तरीके की कंडीशन बताते हैं। फिर द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन आर मोस्टली कलेक्टेड बाय द सर्जन इन ऑपरेशन। अब टिश्यू का सैंपल बोले कौन लेता है, तो जो टिश्यू का जो सैंपल लिया जाता है वो ऑपरेशन थिएटर में लेता है कौन, सर्जन। जो ऑपरेशन कर रहा होगा जो डॉक्टर, वो उसका सैंपल निकाल के दे देता है हमें और फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। जब सैंपल निकाल लिया जाता है तो उसको रखा काय में जाता है, 10% फॉर्मेलिन में, उसको फॉर्मेलिन में रखा जाता है, नहीं तो वो सैंपल जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट करो। द स्पेसिमेन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू आर सबमिटेड टू द हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन ऑफ अ पैथोलॉजी। जब हमारे पास कोई सैंपल आता है तो पता नहीं वो ऑर्गन कितना बड़ा था, मान लो किसी का पूरा इंटेस्टाइन ही निकाल के रख दी थी, किसी का पूरा, जैसे महिलाओं को कई बार फीमेल्स को क्या हो जाती है, बच्चादानी में कैंसर हो जाता है, तो अगर वो ऐसी एज में कि अब उस चीज़ की जरूरत नहीं है तो डॉक्टर क्या करता है, काट के बाहर निकाल देता है, वो हमारे पास आ जाती है, हमें उसकी क्या करनी पड़ती है। अब पूरे की पूरे उस ऑर्गन को लेके तो हम घूमेंगे नहीं कि बाल्टी में लेके ऑर्गन घूम रहे हैं, ऐसा होगा क्या। उस पूरे ऑर्गन में जितना इन्फेक्टेड पार्ट है, जितना ऐसा पार्ट है जहां पे कंडीशन खराब है, उस पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े काट के हम निकाल लेते हैं, हम अपने पास रख लेते हैं और फिर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, बाकी हम उसको डिस्पोज कर देते हैं, बाकी ऑर्गन को, वो भी BMW जाता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टेक्नीशियन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। कोई भी सैंपल हमारे पास आता है, स्पेसिमेन आता है, तो उसको सुरक्षित रखना जब तक हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर ले रहे। सबसे महत्वपूर्ण काम है ये। सैंपल ही खराब हो जाएगा तो क्या घंटा स्टडी करोगे उसके बारे में। सबसे पहले हमें सैंपल को प्रिजर्व करना प्रॉपर, चाहे अगर उसको किसी टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर देना है तो हम वो दे दें, चाहे उसको किसी केमिकल में फिक्स करना है तो हम वो कर दें। फिर स्पेसिमेन लॉगिन, सबसे पहले पेशेंट का जब सैंपल आता है तो उसके प्रिजर्वेशन की व्यवस्था देख के जो सैंपल आया उसकी डिटेल्स है उसको सबसे पहले क्या कर लो, नोट कर लिया जाए, उसको लॉगिन कर लिया जाए, जो चाहे सिस्टम में कर रहे हो, चाहे किसी रजिस्टर में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो उसकी सारी डिटेल्स लिख ली जाए। कहाँ का सैंपल है, कहाँ से काट के निकाला है, किस ऑर्गन का हिस्सा है ये, पेशेंट का नाम क्या था, एज क्या थी, मेल था फीमेल था, किस कंडीशन में निकाला है, कहाँ से सैंपल आया, कौन से डॉक्टर ने लिया है, सारी बातें उसमें लिखी हुई होती। देन प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन टू फैसिलिटेट देयर ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। फिर जब हमारे पास सैंपल आ जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, काटने के बाद उसको स्टडी के लिए उसको तैयार करना, उसकी एक स्मेयर तैयार करना, स्लाइड कैसे बनती है सब बताएंगे धीरे धीरे। अभी तो तुम दिमाग में सिर्फ एक चीज रख लो, स्लाइड। अब वो कैसे बनेगी, कैसे काटेंगे, इतने छोटे से टुकड़े को कैसे काटा जाता है, वो आगे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक पूरी स्मेयर तैयार करना ताकि पैथोलॉजिस्ट क्या कर सके, उसको एग्जामिन कर सके। फिर आता है वेरियस स्टेनिंग इन हिस्टोलॉजी। स्टेनिंग का यूज किया जाता है। स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन को रंगते हैं। ऑर्गन के जो अंग है, छोटा सा एक पार्ट है, उसको रंगने की प्रोसेस की जाती है। उसको रंग देते ताकि माइक्रोस्कोप में जब हम देखें तो फिर हमें वो अलग से दिखे उस ऑर्गन को जिसको हमें देखना है। तो कौन कौन सी स्टेनिंग होती है, हेमेटोऑक्सिलेंट एंड इओसिन स्टेन, ये केमिकल्स का नाम है। तो ये रूटीन स्टेनिंग मेथड है, हर कभी यूज किया जाता है, रूटीन यूज किया जाता है। हेमेटोऑक्सिलेंट जिसको हम बोलते हैं H&E स्टेन। दूसरा करो, सिल्वर नाइट्रिक
स्टेनिंग मेथड, सिल्वर नाइट्रेट, ये इसका यूज काय के लिए किया जाता है, यूज फॉर रेटिकुलर टिश्यू स्टेनिंग, रेटिकुलर टिश्यू की स्टेनिंग करने के लिए इस स्टेनिंग का यूज किया जाता है। धीरे धीरे करके ये पूरी स्टेनिंग, एक एक स्टेनिंग उठा के इनके बारे में पढ़ना है, और फिर किस टिश्यू को किस ऑर्गन के द्वारा, किस ऑर्गन को कौन सी स्टेनिंग के द्वारा रंगा जाता है वो भी समझना, वो हो जाएगा, साल भर का समय है, सब कर लेंगे। फिर पीरियोडिक एसिड स्निफ स्टेनिंग मेथड, इसका यूज काय के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कोई टिश्यू है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करनी है, तो उसको रंगने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीरियोडिक एसिड स्निफ रिएजेंट्स का स्टेनिंग मेथड जो है इस केमिकल का यूज किया जाएगा। फिर मेयर्स कार्बोहाइड्रेट स्टेनिंग मेथड, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, एमाइलेज स्टेनिंग के लिए, एमाइलेज, लाइपेज, इस तरीके के पदार्थ होते हैं शरीर में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेयर्स कार्बोहाइड्रेट स्टेनिंग का। नेक्स्ट करो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड स्टेनिंग मेथड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज किस स्टेनिंग के लिए किया जाता है, टिश्यू के पिगमेंट्स के लिए, टिश्यू पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है बोन कोसा, बोन कोसा ये वैज्ञानिक के नाम पे बोन कोसा मेथड, इसका यूज किया जाता है टिश्यू स्टेनिंग के लिए, भी रूटीन में यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट करो, फिर आती है ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ोगे, ग्राम स्टेनिंग से बैक्टीरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम स्टेनिंग का यूज किया जाता है, ये भी स्टेनिंग प्रोसेस है। एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज किया जाता है, यूज फॉर एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। उनको जैसे कोई भी जीव, कोई टिश्यू है जो एसिड फास्ट या नॉन एसिड फास्ट है, कोई भी ऐसे पदार्थ है जो एसिड फास्ट है, नॉन एसिड फास्ट, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज किया जाता है। फिर आता है मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग, इसका यूज किया जाता है फ्रोजन सेक्शन के लिए। एक फ्रोजन सेक्शन, अब चूंकि जो आपकी जो टिश्यू प्रोसेसिंग की प्रोसेस होती है ना, वो लंबी होती है, 24 घंटे 48 घंटे तक लग जाती है। कभी कभी ऐसी भी प्रोसेस हमें करनी पड़ती है कि ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन करने के दौरान हमें उस बीमारी को आइडेंटिफाई करके देना पड़ता है उधर ही ऑपरेशन थिएटर में। तो एक मशीन आती है क्रायोस्टेट माइक्रोटो, वो पढ़ोगे आप, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है वो टॉपिक, थर्ड ईयर में है। उसमें फ्रोजन सेक्शन का यूज, फ्रोजन सेक्शन प्लस क्रायोस्टेट माइक्रोटो, 20 मिनट में टिश्यू प्रोसेसिंग करके वो रिजल्ट दे देते हैं 20 मिनट में। तो जब उस फ्रोजन सेक्शन का यूज कर रहे हो तो मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है।